गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द चैनल अगेन। तो गाइज आज हम जो बेसिक टर्म्स अकाउंट्स में डेली रेगुलर वे में यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जैसे हमने हमारी प्लानिंग में डिस्कशन किया था कि आप ऑलवेज एक नोटबुक एंड पेन कैरी कीजिए अपने साथ, जिससे जो भी टर्म्स आते हैं वो आपको रेगुलरली यूज आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा रिवाइज करें रेगुलरली डेली बेसिस पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप जब भी नए नए वर्ड्स देखेंगे तो आपको एक बार थोड़े समय के लिए हो सकता है उनको मेमोराइज करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, तो आपको उनको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बेसिक टर्म्स है, लेकिन आप एक बिगिनिंग लेवल पे है, इसके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप उनको थोड़ा सा एक बार हो सके तो मेंशन करके रखिए कहीं पे अपनी एक नोटबुक में, सेपरेट नोट्स वाली जो नोटबुक आपने प्रिपेयर की होगी उसके में आप उन वर्ड्स को लिख लीजिए। ठीक है थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस ही, लेकिन हम बिल्कुल भी थ्योरी बेस पे नहीं पढ़ेंगे। हम एक केस स्टडी ले लेंगे जिसके अंदर मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा और आप उसके अंदर पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एक केस स्टडी लेने वाले हैं। गाइस, तो मैं आपको साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ठीक है, उसमें एक अपन अजम्पशन ले लेते हैं कि मुझे एक किराना स्टोर या जो सुपर स्टोर हम बोलते हैं वो स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर ओपन करूं। ठीक है, तो मुझे वो ड्रीम पूरा करने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। मैंने प्लानिंग कर ली है कि मुझे एक सुपर स्टोर ओपन करना है। ठीक है, ये मेरा सुपर स्टोर हो गया, बराबर। और ये मैं हूँ, आई एम द ओनर। ठीक है सर, ये मैं हूँ। ठीक है, तो अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे सुपर स्टोर ओपन करना है। कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहले उसके अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप उसके अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं किराना स्टोर में, वो आप सेल आउट करने के लिए उनको परचेज कर पाओगे। ठीक है, तो वो एक्टिविटी बाद की बात है। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप सब वो चीज़ें अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे जो भी आपके पास है। आपके पास सपोज करो घर पे कैश रखा हुआ है, आपने वो बिजनेस में लगा दिया। बैंक के अंदर पैसा पड़ा था, वो उसमें डाल दिया, बैंक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी जहाँ पे उसने आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा के उसको एक शोरूम टाइप में बना दिया। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई दूसरी एक और वेयर हाउस पड़ी थी, गोडाउन जिसको आप बोलते हो, वो गोडाउन पड़ी थी, आपने उसका भी यूटिलाइजेशन कर लिया ताकि आप वहां पे अपना जो भी फ्यूचर में माल सेल आउट करना है उसको स्टॉक करके रखना हो तो आप उसे गोडाउन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने हो सकता है जो प्रॉपर्टी बिजनेस में आपके लगाई उसके ऊपर कोई लोन चल रहा था, तो अगर आप वो प्रॉपर्टी को बिजनेस में ले आए हो तो उसके ऊपर जो लोन चल रहा था वो भी तो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। पहले आप अपने पास से उस लोन को रिपेमेंट करते थे, अभी वो प्रॉपर्टी आप बिजनेस में ले आए हो तो जो लोन है वो बिजनेस रिपे करेगा। ठीक है, तो ये जो भी आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है इस चीज को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो भी अमाउंट किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई जरूरी नहीं आपको रोकड़ा ही डालना पड़े बिजनेस में। आप कैश डाल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी डाल रहे हो, आपके पास कोई स्कूटर पड़ा था, कोई गाड़ी पड़ी थी, आपके पास कोई व्हीकल पड़ा था, कोई टेम्पो पड़ा था, कोई गोडाउन था, कोई शोरूम था, कोई मॉल था, आप कुछ भी आपका जो अपना है, चाहे वो आपने लोन पे लिया हो या फिर आपका खुद का हो या फिर उस पे कोई लोन हो, कुछ भी एक्स वाई जेड दैट बिलोंग्स टू यू, आप उसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, आपने बिजनेस में जो अमाउंट डाला उसे बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, अब आपने जब बिजनेस करना शुरू किया तो आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उसे बोला कैपिटल। अभी जब आपने बिजनेस को दिया पैसा तो उसे कैपिटल बोला। अभी आपको जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी चीज की तो आप वो सब चीजें बिजनेस से ही तो लेंगे। अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए आप बिजनेस से जो भी पैसा लेंगे, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, आपको कहीं बाहर जाना है, इन शॉर्ट कुछ भी पर्सनल एक्सपेंडिचर आप अपना करते हैं उसके लिए अपने बिजनेस से कुछ भी अमाउंट लेते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये सब चीज जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो सब वर्ड टू वर्ड आपकी बुक में इसी तरीके से मेंशन किया हुआ है। ये आपने जो बिजनेस से अमाउंट लिया उसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, आपने बिजनेस को दिया उसे बोला कैपिटल। ठीक है, आपने बिजनेस से लिया उसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है सर, उसके बाद क्या आता है, अब आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसे कैपिटल बोल दिया है, और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने पैसा वापस ले लिया तो उसे आपने ड्रॉइंग्स बोल दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है, सब चीज आपने बिजनेस के अंदर लगा दिया है, अब आपको काम करना शुरू करना है। ठीक है, आप बिजनेस में जो भी आपका किराना स्टोर है उसमें आप माल परचेस करोगे, तो बाहर से आप माल से सेल आउट करने के लिए जो भी परचेस करोगे उसको बोलते हैं परचेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज को बुक के अंदर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। ठीक है, आप जो बिजनेस के रिलेटेड जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो वो जो माल परचेज करते हो सिर्फ उसी को परचेज के अंदर कंसिडर किया जाता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड है उसी को परचेज बोला जाता है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको परचेज नहीं बोला जाता, उसको नॉर्मल एक्सपेंडिचर अकाउंट में
कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो आप खर्चा कर रहे हो वो इसी एक्सपेंडिचर के रिलेशन में है, इसी से एसोसिएट करता है, लेकिन उसको इस पर्टिकुलर हेड में काउंट नहीं करते हैं। उसका रीजन आपको थोड़े समय बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने ये काम जो किया, आपने गुड्स परचेस कर लिए हैं। ठीक है, आपने गुड्स सेल आउट करने के लिए जो भी परचेसिंग की एक्टिविटी की, उसमें हमने समझ लिया कि आप जो भी गुड्स सेल आउट करने के लिए खरीदते हो उन्हें परचेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। और जो आप कुछ भी परचेस कर रहे हो एडिशनल, जैसे एग्जांपल मानो, जैसे मैं यहाँ पे ऑयल है वो सेल आउट करने वाला हूँ, आटा है वो सेल आउट करने वाला हूँ। सुपरमार्केट में तो यही आता है ना, जो भी क्या बोलते हैं, मसाला हो गया, वो सब आप परचेस करते हो। ठीक है, ये सब के सब आपके परचेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में आप स्टेशनरी भी परचेस करते हो। ठीक है, आप स्टेशनरी भी परचेस करते हो अपने डेली अकाउंटिंग करने के लिए, डेली बुक कीपिंग करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। तो आपका ये जो है ये परचेस के अंदर नहीं जाएगा, ये आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका आप वापस सेल आउट नहीं कर रहे हो, ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, इसके लिए आपका ये परचेस नहीं माना जाएगा। परचेस ट्रांजेक्शन्स वही होते हैं जो आपके बिजनेस के रिलेटेड आप उनको ट्रेडिंग एक्टिविटी में यूज करने वाले हो। ठीक है, वो परचेस माना जाता है। वैसे ही अब आप बोलोगे सेल्स में तो हमने, स्टेशनरी में तो हमने बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसको आपने एक्सपेंडिचर मान दिया। मान लिया सेल्स के अंदर क्या करोगे, सेल्स में तो आप सिर्फ आपका वही होता है जो आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, खरीदा है, मसाला खरीदा है, उसको आप बेचोगे। ठीक है, तो इस बेचने, ये जो बेचने से आपको जो भी रेवेन्यू होगा वो आप सारा का सारा सेल्स अकाउंट में कंसीडर करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या आता है, आगे आता है सर, बिजनेस में दो, या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है। अभी यहाँ पे जैसे आपने सेल परचेस में कि आपने गुड है, ठीक है, तो आप गुड्स परचेज किए तो उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपका जो परचेज संबंधित जो भी एक्टिविटी का पेमेंट होगा वो सारा यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप जो पेमेंट कर रहे हो, परचेज के रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, वो आपका यहाँ पे आएगा। जो स्टेशनरी का पेमेंट है वो सारा आपका एक्सपेंडिचर के हेड में क्लासिफाई किया जाएगा। आपको सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप जब प्रॉपर अकाउंटिंग करना सीखेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हमें ये परचेज में लेना है या फिर एक्सपेंडिचर में लेना। आप ऐसा मानिए, जो हम यही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, आटा तेल मसाला वाला, इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने वही आटा तेल मिर्ची को सेल आउट करने के लिए उनको परचेज किया। ठीक है, तो इनको परचेज कर रहे हो तो उनको आप परचेज ट्रांजेक्शन में कंसीडर करोगे, लेकिन आपने एक नोटबुक भी परचेज की जिसमें आप ये मेंशन कर रहे हो कि हमने किस किस पर्टिकुलर वेंडर से इतना इतना क्वांटिटी में ये माल परचेज किया है, तो वो सब आप एक स्टेशनरी परचेस कर रहे हो मेंटेन करने के लिए, तो उसको आप परचेस में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने बुक खरीदी है उसे आप वापस सेल आउट नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो बात को, वो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। आपने वो जो स्टेशनरी खरीदी है वो रिकॉर्ड आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी ही की उसमें, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो आप अगर कोई आप ऐसा खर्चा करते हो उसको आप वापस सेल आउट नहीं करते हो, तो आपका वो परचेस में कंसिडर नहीं होगा। इसी तरीके से आप सेल्स की जो भी आपकी रिसिप्ट आती है उसको आप, सेल्स से जो भी आपको अमाउंट मिलता है आप उसको रिसिप्ट में क्लासिफाई करते हो। अभी बिजनेस में सिर्फ सेल्स की वजह से पैसा नहीं आता है, आप ये चीज समझिए। आप हो सकता है कोई इंटरेस्ट की इनकम जनरेट कर रहे हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा हो सकता है आपको रेंट मिल रहा हो सकता है आपको कोई कमीशन मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में किसी भी तरीके से पैसे आ सकते हैं, आप सिर्फ एक सेल प्रोसीड को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि सिर्फ सेल्स से ही पैसे आते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी पैसा सेल्स प्रोसीड से आ रहा है उसको आप सेल्स में क्लासिफाई करेंगे, बाकी सब उसका जो भी एक्टिविटी से पैसा आ रहा है उनका नेचर क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये पैसा इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट, कमीशन किस तरीके से ये आपके पास अमाउंट आ रहा है, ऐसे आप इसको क्लासिफाई करेंगे। अभी आप जब भी आपने रिसिप्ट और पेमेंट देखा, इसका भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? सर डेफिनेटली हो सकता है। वो डेफिनेटली कैसे होगा सर? देखिए, मैं कोई चीज बताता हूँ। आप जब भी अकाउंट्स में पढ़ेंगे तो आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। जो रिसिप्ट और पेमेंट है, इन दोनों को ही आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो बोलोगे आप रेवेन्यू नेचर, ठीक है, रेवेन्यू नेचर। दूसरा आप बोलोगे कैपिटल नेचर। ठीक है, रेवेन्यू नेचर मतलब जो आपका डेली बेसिस पे वो एक्टिविटी होती है। कैपिटल नेचर जो आपका वंस ए वाइल होता है, मतलब कभी कभी जन्मों में, या क्या बोलते हैं, कभी कभी मतलब एक साल में एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। अभी डेली बेसिस पे क्या होता है सर? डेली बेसिस पे तो सिर्फ आप सेल्स और परचेस ही करते हैं। ठीक है, तो सेल परचेस की जो एक्टिविटी है वो रेवेन्यू नेचर में आ गई। भी जो सेल्स हो गया वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, परचेस और रेवेन्यू पेमेंट हो गया। कभी कभी होने वाली एक्टिविटी कौन सी है सर? कभी कभी होने वाली एक्टिविटी ऐसी है, आप हो सकता है आपने कोई बिल्डिंग जो आप बिजनेस में यूज या तो कर रहे थे, तो आप उसको बेचने का डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो तो आपने आपको बिल्डिंग और परचेज करनी है। तो आप बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गोडाउन, ऑटोमोबाइल्स, ये सब जो चीजें होती है वो रेगुलर डेली बेसिस पे आप परचेज नहीं करते हो। तो जो कभी कभी जो चीजें की जाती है उनको कैपिटल नेचर का बोला जाता है, और जो डेली एक्टिविटी होती है उनको रेवेन्यू नेचर का बोला जाता है। ठीक है, अगला उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जिसके बेस पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। हम जो भी एक्टिविटी अपने बिजनेस में करते हैं उसको आपको एक इनिशियल बेस पे कुछ ना कुछ तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो रिकॉर्ड कैसे होती है? आप किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, किसी पेपर पे आप मेंशन करते हो
ताकि आपको जब अकाउंटिंग करना हो उस समय पे आप उनको गो थ्रू करके आप डिसाइड कर सको कि भाई ये वाला ट्रांजेक्शन सेल्स का था, ये परचेज का था, ये हमने पगार अपने स्टाफ को सैलरी पे की है, ये हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ये हमने डिलीवरी रिसीव की है। तो उसके लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हो उसे वाउचर बोला जाता है। इस वाउचर के बेस के ऊपर ही आपका आगे की सारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अकाउंटिंग सारी ये जो आपका वाउचर आप प्रिपेयर करते हो उसके बेस पे ही आपकी सारी की सारी फ्यूचर अकाउंटिंग जो है वो आपकी इसी बेस पे होती है। ठीक है, अभी आपने वाउचर, अभी क्या होता है सर, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन किन्हें बोला जाता है, ऑल एवरीथिंग, मतलब कि बिजनेस में दो तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए। एक तो मैं खुद, जिसने बिजनेस करने का नक्की किया। ठीक है, मतलब मैं हो गया ओनर। ठीक है, अभी सामने कौन होगा, सामने या तो बायर होगा जिसको मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, या फिर सामने सेलर होगा जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ वापस से सेल आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसके अंदर दो जन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये जो भी हम दोनों के बीच में एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इनको हम हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जो भी बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटी ओनर और थर्ड पार्टी के बीच में होती है उसे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हो। आगे आप एक चीज देखेंगे, इवेंट। इवेंट क्या होता है सर, आपने जो भी ऊपर ट्रांजेक्शन किया उसका रिजल्ट जो आया उसे हम इवेंट बोलते हैं। अब रिजल्ट क्या होगा सर, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है उससे या तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर आपको लॉस होगा। प्रॉफिट मतलब आपने जो माल बेचा उसका आप रिसिप्ट काउंट कर लीजिए, उसमें से आपकी परचेस का अमाउंट जो था, से आप सपोज करो आपने 2,000 रुपए गुड्स बेचे, बराबर, अभी आपने वो गुड्स 1,000 रुपए में परचेस किए थे, तो आप उसमें से 1,000 रुपए पहले परचेसिंग कॉस्ट निकाल दीजिए, फिर उसके ऊपर आपकी दुकान का भाड़ा लगा हुआ है वो निकाल दो, कुछ वेजेस पे किया वो निकाल दो, लाइट का बिल निकाल दो, डिस्काउंट निकाल दो, कुछ ब्याज लगा हुआ है वो निकाल दो, कुछ भी जो भी एक्सवाइजेड खर्चे हैं वो सेल्स को करने के लिए जो आपको आपने इनकर किए वो सारे के सारे आप लेस कर दीजिए, और जो फिर रिमेनिंग जो भी आएगा, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका वो नेगेटिव आता है तो वो आपका लॉस होगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, सपोज करो सेल्स मैंने 2,000 रुपए की सेल्स की है। ठीक है, बाद में परचेस को सपोज करो मैंने वो 1,000 रुपीज की वो परचेस की थी। ठीक है, अब इसको मैंने, इसके लिए मैंने वेजेस पे कर दिए 100 रुपए के। ठीक है, सैलरी मैंने स्टाफ को पे की है सपोज करो 200 रुपए। ठीक है, बाद में इसके लिए मैंने डिस्काउंट भी पे किया सपोज करो 100 रुपए। ठीक है, ये सब खर्चा इस सेल्स के लिए आया। ठीक है, तो कितना हुआ, 1,000, 100, 1,100, 1,300, 1,400 रुपए मैंने टोटल पे कर दिया। 2,000 रुपए का मैंने माल बेचा, तो मुझे ये 600 रुपए जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने ये जो खर्चे किए हैं वो कुछ ज्यादा होते, 2,000 रुपए से होते, सपोज ये फिगर माइनस में आता, सपोज करो माइनस में 200 रुपए आता, तो फिर ये आपका लॉस हो जाता। गाइस मैं आपके साथ जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सबके सब वर्ड्स आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये प्रॉफिट, लॉस, ट्रांजेक्शन, इवेंट, रेवेन्यू, पेमेंट, रिसिप्ट, पेमेंट, रेवेन्यू, कैपिटल नेचर, ये सब चीजें आपको अभी थोड़े समय में देखने को मिलेगी जब मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा। ठीक है, अभी आगे क्या आएगा सर, आपने जो भी ये ट्रांजेक्शन अभी सेल्स और परचेज में देखे हैं, ठीक है, ये या तो इनका पेमेंट जब आप माल खरीदोगे तो आपको इनका पेमेंट करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे कैश पेमेंट, मतलब आपने कैश में माल खरीदा, या फिर आपके पास अभी पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए तो आप थोड़े समय बाद पेमेंट करने का डिसाइड करोगे। तो जो आप इंस्टेंट पेमेंट नहीं करते हो मतलब आप क्रेडिट में माल परचेज कर रहे हो, मतलब आप उधार में माल खरीद रहे हो। अकाउंट्स में हम उधार शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट आपको समझ में आवे इसके लिए मैंने आपको ये वर्ड बताया है। तो आप ये उधार, आई मीन क्रेडिट में जो माल परचेज करते हो, मतलब दो तरह के ट्रांजेक्शन हो गए सेल्स में, परचेज में, या तो आप कैश में खरीद रहे हो बेच रहे हो, या फिर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। ठीक है, तो सर मैं बीच में ये चीज क्यों लेके आया, बीच में मैं ये चीज इसके लिए लेके आया, सपोज आपने माल परचेज किया सेल आउट करने के लिए, पैसा आपके पास अभी नहीं है, मतलब आपने क्रेडिट में माल परचेज किया है, मतलब आपको भविष्य में आने वाले समय में आप इसका पेमेंट करने वाले हो। ठीक है, अभी इसका पेमेंट मतलब बाकी है, एट प्रेजेंट आज के दिन में इसका पेमेंट बाकी है करना, मतलब ये आपका माथे का हेडेक हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका हेडेक है, जो आपको पेमेंट करने से ही आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड लाइबिलिटी, और जो आगे आएगा ये वो वाला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम लाइबिलिटी को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट किसको करना था सर, आप एक चीज हमेशा मान के चलिए, आप जो ओनर है वो और जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो दोनों जन सेपरेट एंटिटी है। ठीक है सर, ये वाला अलग है। ठीक है, और जो ये आपका बिजनेस है ये आपका अलग है, ये दोनों कभी भी एक कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने इस बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, लोन, गोडाउन गोडाउन जो भी आपने बिजनेस में डाली वो सब आपने बिजनेस को दी ताकि आप बिजनेस कर सको, मतलब बिजनेस के ऊपर ओनर्स तो आ गया ना आपको रिटर्न करने का, लेकिन ये आपका आपसी मामला है। ठीक है, मतलब बिजनेस को पे तो करना है एक तरीके से, या तो बाहर वाले को करे या तो अंदर वाले को करे, तो बिजनेस को जो भी ओनर को पे करने का आता है, पे कर रहा है बिजनेस ओनर को, ये ओनर को जो पे करता है इसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, और ये जिंदगी भर ये लाइबिलिटी खड़ी ही रहने वाली है। और आप ऐसा मानो कि ये लाइबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही अच्छा होता है, कहने का मतलब जितना पैसा ओनर का लगा रहेगा बिजनेस के अंदर उतना ही बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपसी मामला था, बिजनेस को ओनर को पे करने वाला था इसलिए इंटरनल लाइबिलिटी हुई। यहाँ पे बिजनेस सपोज करो किसी थर्ड पार्टी को पे करता है, थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाला, अगर बाहर वाले को पे करना होता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
और आपको हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटी की ही बात की जाएगी आपसे आपसे कभी भी ये जो इंटरनल लाइबिलिटी है इसकी बात आपसे नहीं की जाएगी। ठीक है, आपसे हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटी की ही बात की जाएगी, आपसे कभी इंटरनल लाइबिलिटी की बात नहीं की जाएगी। अभी बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? सर दो तरह की होती है, एक तो होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। नॉन करंट का चलिए पहले आप करंट समझते हैं। करंट मतलब क्या? करंट में वो सभी लाइबिलिटीज आती है, वो सभी हेडेक आता है, वो सभी पेमेंट करने का आता है जो आपका विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है, जल्दी से पेमेंट करना होता है। वो सब आपका करंट लाइबिलिटी में आता है। आपने कुछ माल परचेज किया है क्रेडिट में, जो सामने वाला सेलर है वो आपको जिंदगी भर के लिए क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो आपको 1 महीना 2 महीना 20 दिन 25 दिन में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टाफ को सैलरी पे करनी है। आप विजय माल्या नहीं बन सकते कि आप 10 10 साल तक सैलरी दे ही नहीं रहे हैं। आपको सैलरी पे करना ही पड़ेगा, वो आपका आउट आप जो आपका सैलरी करने का पेंडिंग है उसे आपको करंट लाइबिलिटी में कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज किसे बोलेंगे? वो सभी लाइबिलिटीज जो आने वाले 4 5 साल 10 साल तक चलती है, वो कौन सी होती है सर? सर बैंक से आप लोन लेते हो पता है, मोर्गेज लोन, ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल, जो आप कोई 20 25 दिन 2 3 महीने में सुलटा नहीं देते, वो आपके पास काफी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो इसे आप नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट आपके पास आएगा सर। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अभी आपके आ रहे हैं, अभी आपके आ रहे हैं असेट्स। लाइबिलिटी और असेट्स एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। लाइबिलिटी में आपने क्या देखा? आपके माथे का हेडेक जो आपको पेमेंट करके ही खत्म हो सकता था। असेट्स क्या होंगे? आपके दिल का सुकून। मैं आपके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भविष्य में इजीली याद रहे। सुकून मतलब सर ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपका मालिकाना हक है। मालिकाना हक है। अब यहाँ पे आपने जो बिजनेस में पैसे लगाए वो एक तरीके से बिजनेस के ही है। हमने बिजनेस को और आपको सेपरेट एंटिटी जरूर कंसीडर किया है, लेकिन मैंने एक बात बोली कि वो इंटरनल लायबिलिटी कभी भी बिजनेस के अंदर बाहर वाला चेक नहीं करता है, या फिर चेक भी करता है तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो इंटरनल लायबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब कि आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब कि लायबिलिटी का पोर्शन बहुत ज्यादा कम है। मतलब लायबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल हमेशा इक्वल होता है, हमेशा मैच करता है। मतलब कि आपके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसका ऊपर आपका मालिकाना हक है, और उस मालिकाना हक से फ्यूचर में आपको इन प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो इन सब को हम असेट्स बोलते हैं। अब असेट्स वापस लाइबिलिटी की तरह करंट असेट और नॉन करंट असेट्स में डिवाइड किया गया है। वो सभी असेट्स जो विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाते हैं उनको करंट असेट बोला जाता है। जैसे आपने किसी को माल क्रेडिट में सेल आउट किया तो वो आपको पेमेंट करने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो पेमेंट आपके पास अभी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक तरीके से आपका मालिकाना हक तो है। वो पेमेंट जब आपके पास आएगा तो आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे और भी अच्छे से बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो सर? तो इनको बोलते हैं करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं सर? नॉन करंट असेट्स उनको बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास होते हैं। जैसे आपकी बिजनेस की, आपके पास बिजनेस में सपोज करो कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है। ठीक है, इन सब चीजों को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अभी नॉन करंट एसेट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोला है टेंजिबल, एक बोला है इनटेंजिबल। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कशन किया, ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग इन सब को हम बोल रहे हैं कि ये सब आपकी टेंजिबल रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है। तो इनको आप टच कर सकते हैं, बिल्डिंग प्लान मशीन इनको सबको आप देख सकते हैं, इनको टच कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। तो ये आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज हो गई। इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? आपने सुना होगा, पेटेंट करवाया है क्या तूने इसके ऊपर? ट्रेडमार्क, आपने देखा होगा किसी किसी चीज के ऊपर ऐसा आर लिखा हुआ होता है, आर और सर्कल किया हुआ होता है, मतलब रजिस्टर्ड, मतलब वो ट्रेडमार्क। मतलब ये एक तरीके से आपके असेट्स है, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होते हैं, तो इनको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, या आपने असेट्स देख लिया, आपने लाइबिलिटीज देख ली, रिसिप्ट देख लिया, पेमेंट देख लिए, और भी काफी चीजें देखी आपने। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? नेक्स्ट आप देखेंगे डेटर्स और को मैं मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा वही सुपरमार्ट वाला बिजनेस है। ठीक है, जिसका हम बार बार एग्जाम्पल डिस्कशन करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करता हूँ सेल्स की, ठीक, जिसका पेमेंट मुझे इंस्टेंटली नहीं मिलता है, पेमेंट मुझे अभी नहीं मिला है, मतलब कैश में मुझे पेमेंट नहीं मिला है, मतलब फ्यूचर में मेरा ग्राहक जो कस्टमर है वो मुझे पे करेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट मुझे वो फ्यूचर में पे करने वाला वो जो इंसान है जिससे मैंने क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है, वो मेरा हो गया डेटर। ठीक है,
एक चीज ध्यान रखिए, हमने ऊपर अभी अभी ऊपर करंट एसेट्स का डिस्कशन किया। करंट एसेट में मैंने क्या बोला कि सभी लोग जिनको जो आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट कर देने वाले हैं, तो उन्हें आप करंट एसेट्स में कंसीडर करेंगे। आपने मैंने हमने वो डिस्कशन किया, आपने देखा अभी, ठीक है। तो ये जो डेटर है वो हमेशा करंट एसेट्स में ही आने वाली, क्योंकि मैं इन्हें लाइफ लॉन्ग छुट्टी नहीं देने वाला हूँ कि आपके पास जब पैसा हो तब दे देना। आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, और एक चीज मानिए, जितने जल्दी आपको आपके डेटर्स पेमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आपका बिजनेस में पैसा वापस आएगा और उसको आप वापस से रोटेशन में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो उतना ही फ्रूटफुल आपका बिजनेस रहेगा। तो आपने किसी को गुड्स सेल किए क्रेडिट के ऊपर, तो वो जो जिसको सेल की कस्टमर है वो आपका डेटर बन गया है। अपोजिट सिचुएशन, क्रेडिटर, जैसे सामने वाला कस्टमर आपको पेमेंट इंस्टेंट नहीं कर पा रहा था, वैसी सिचुएशन आपकी है। आपके कस्टमर आपको अभी हाल फिलहाल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है सर, लोग घरों में अपना पैसा यूज कर रहे हैं, शादियों में गाड़ियां दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए आपके पास, आपके कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने सप्लायर को आगे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपने उन्हें बोला कि आप हमें 30 डेज की टाइम लिमिट दीजिए, 30 डेज में हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो आपने परचेज किया यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर, मतलब आपने पेमेंट जो है वो इंस्टेंट नहीं किया कैश में, ठीक है। मतलब आप जैसे मैंने ऊपर से फ्यूचर में ऊपर टिक मारा था, मतलब आप फ्यूचर में टिक मारेंगे, मतलब आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो ये आपकी हो गई लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसका पेमेंट आप ऐसा तो नहीं जीवन भर जब आपकी इच्छा होगी तभी करेंगे, ठीक है। तो आपको ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये आपकी हो गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। आप एक सीक्वेंस में जब ये सुनेंगे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर को, तो पॉज कर करके सुनना, जो मैं आपको एग्जांपल देता जा रहा हूं उसको एक बार वो एग्जांपल खत्म हुआ फिर वहां पे पॉज ब्रेक मारना और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीजें क्रिएट होती जाएगी और आप सब कुछ समझते जाएंगे। आपको ट्रस्ट में, आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी 1% भी। आप एक अपने आप को एक बिजनेस का ओनर समझ लेना, और जो एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्टिविटी को अपने माइंड में इमेजिन करना, और अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ इस एक्टिविटी को ये वर्ड बोलते हैं, इस एक्टिविटी का मतलब ये होता है। आप ऑटोमेटिक सब चीज समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है सर? आप किसी मॉल में परचेसिंग करने के लिए गए, ठीक है। मॉल वाला एग्जाम्पल तो काम नहीं आएगा यहाँ पे। अपना सुपरमार्ट ही सही है, सुपरमार्ट में आपने, ठीक है, क्या किया, आपके पास कोई ग्राहक आया, वो आपने कुछ, दिवाली का सीजन चल रहा था, आपने डेयरी मिल्क सिल्क के ऊपर लिख दिया फ्लैट 50 ऑफ। मतलब कस्टमर ने इस डिस्काउंट की डिमांड नहीं की, आपने सामने से ही ये डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर कर दिया। कस्टमर ने आपसे मांगा नहीं, आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट अपनी तरफ से ऑफर किया। ऐसा होता नहीं है सिल्क के ऊपर 50 रुपए ऑफ चल रहे हैं, लेकिन आपने, अब कस्टमर अट्रैक्ट करने थे, आपके पास बहुत खतरनाक माल पड़ा था, इसलिए आपने बोला कि हम 50 रुपए ऑफ कर दिए हैं। तो आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो सामने से डिस्काउंट प्रोवाइड किया उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और इस ट्रेड डिस्काउंट की वजह से आपकी जो परचेज प्राइस है वो भी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है। मतलब कि सपोज करो 250 रुपए की सिल्क की ओरिजिनली प्राइस है, आपने 50 रुपए ऑफ कर दिया है, तो वो प्राइस आपकी सिल्क की हो गई है 200 रुपए। तो मतलब आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री करने जाओगे तो आप सिल्क को 200 रुपए से ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना खुद का सेल्फ डिसीजन लिया है। उसकी वजह से कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी इच्छा है वो आपके पास माल आके खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है। मतलब आपके बीच में और आपके कस्टमर के बीच में अभी तक कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है, और किसी भी ट्रांजेक्शन को स्टैब्लिश होने से पहले अगर आप कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हो तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? ये आपका हुआ ट्रेड डिस्काउंट। इसे समझिए जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में कि जो फ्लैट लिखे हुए होते हैं, फ्लैट 10% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, ये सब जो चीजें लिखी होती है उनको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। उससे आपकी प्राइस जो है वो डायरेक्टली इंस्टेंटली रिड्यूस होती है, और इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट थी उस पर्टिकुलर चीज की वो ऑटोमेटिक ही रिड्यूस हो चुकी है। और आप बुक्स में अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी और चीज को, ना किसी और चीज को। आप हमेशा कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो, और आपकी कॉस्ट डिस्काउंट देने से कम हो चुकी है, तो आपकी रिड्यूस्ड कॉस्ट ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? आपके पास कोई बिजनेस रिलेशनशिप आपके बीच में और कस्टमर के बीच में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे ऐसा होगा कि आपने या तो किसी को क्रेडिट में सेल किया हुआ है, या फिर आपने किसी से क्रेडिट में परचेज किया हुआ है। किया हुआ है मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो स्टैब्लिश हो चुका है दो जनों के बीच में। मैंने बोला कि आपसे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो दो जनों के बीच में ही हो सकता है, ठीक है। तो आपके और आप कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, और वो भी क्रेडिट पे स्टैब्लिश हुआ है, मतलब उसका पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होने वाला है। अब क्या हुआ? गुड्स का आदान प्रदान, सर्विस का आदान प्रदान हो चुका है, उनका सिर्फ जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। अब जो सेलर है, जो पेमेंट रिसीव करने वाला है, जो रिसीवर है, ठीक है, उसे पेमेंट की आवश्यकता कुछ ज्यादा ही हो गई है, ठीक है, किसी भी रीजन से। तो वो जो पेमेंट करने वाला पेयर है उसे बोलता है, भाई साहब आपको 1000 रुपए पे करने के बाकी आ रहे हैं, आप ऐसा करो, आप उसमें 100 रुपए काट के 900 रुपए पेमेंट आज अभी तुरंत कर दीजिए। आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान हो चुका है। उसके बाद में आपने जो आपकी कॉस्ट थी उसमें से आपने 100 रुपए का डिस्काउंट उसको और एक्स्ट्रा लेने को बोल दिया। तो आपने
ये जो ट्रांजेक्शन होने के बाद जो डिस्काउंट एडिशनल प्रोवाइड किया है उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। और आपने जब ये ट्रांजेक्शन बिजनेस का आपके और कस्टमर के बीच में हुआ होगा उस समय आपने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो ऑलरेडी ये 1,000 रुपए पे रिकॉर्ड हो चुका है और अभी आपके इसके सामने 900 रुपए का ही पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हर एक चीज को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज करो आपने ये 1,000 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड किए होंगे, बराबर। अब इस ये मतलब जो आपकी लेफ्ट साइड है ये 1,000 रुपए से भारी हो चुकी है। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए आपने पेमेंट जो 900 रुपए का रिसीव किया उसको आपने सपोज को राइट पे लिख दिया है। तो ये 100 रुपए से कम है तो ये 100 रुपए भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तो जाके आपका 1,000 और दोनों साइड में 1,000 है वो इक्वल होएगा। ये जो मैंने आपको ये ड्राइंग बना के दिखाई है लेफ्ट और राइट साइड साइड वाली गाइस, ये अकाउंट है, ये आपको थोड़ी सी देर में समझ में आने वाला है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांजेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो उसे आप कैश डिस्काउंट बोलोगे और इसकी हमेशा रिकॉर्डिंग की जाती है। डिस्काउंट डिस्काउंट की बात हुई तो ये भी समझ लेते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। ये मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले एग्जांपल में आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, इतना आपका कॉमन सेंस चलता होगा। डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने किसी को सेल जब किया तो आपने अपनी प्राइस या तो रिड्यूस की या फिर किसी को पेमेंट जब रिसीव कर रहे हो तो किसी को कैश डिस्काउंट दिया, मतलब आप सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हो। और रिवर्स द सिचुएशन, आप किसी से परचेस कर रहे हो या फिर किसी से परचेस कर चुके हो उसका पेमेंट आप कर रहे हो और जो आपका जो सेलर है वो आपको बोल रहा है कि भैया पेमेंट थोड़ा जल्दी कर दीजिए ताकि हमारा काम निकल सके, तो इस वाली सिचुएशन में आप जो है पेमेंट रिसीव कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है स्टॉक। स्टॉक किसे बोलेंगे, आप डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको माल बेचने के लिए चाहिए होता है, आप माल सेल आउट करते हो, बोला हाँ करते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कि कस्टमर आपके पास जब आएगा तब आप माल परचेस करोगे उसके बाद उसको प्रोवाइड करोगे। ऐसे सिचुएशन में कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़ेगा नहीं सर, आपके मॉल में घुसेगा ही नहीं क्योंकि आपकी दुकान में तो माल ही नहीं पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जो स्टॉक है, ये जो आप माल जो भी सेल आउट करते हो, जो भी तेल मिर्ची जो भी बेचते हो, आपको अपने पास एक थोड़ी सी क्वांटिटी में एडिशनल रखना पड़ता है। तो जो आप एडिशनली रखते हो अपने पास फ्यूचर में सेल आउट करने के लिए, फ्यूचर में सेल करने के लिए आप जो एडिशनल क्वांटिटी रखते हो उसे ही आप स्टॉक बोलते हो सर। ठीक है, ऑलमोस्ट सिर्फ इन्हीं ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। चलिए हम देखते हैं अभी आपकी बुक किन किन शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैंने ऑलमोस्ट सभी वर्डों को एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए हम देख लेते हैं। देखिए मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, वर्ड शब्द यूज किया, ये बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। देखिए पहला आ रहा है, पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब दो जनों के बीच में जो भी एक्टिविटी होती है उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, मतलब बिजनेस के रिलेटेड वो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है इवेंट, मतलब जो ऊपर बिजनेस ट्रांजेक्शन आप करके आ रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, उस रिजल्ट को ही आप वो बोलते हैं इवेंट। देखिए दिस और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, देखिए मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आपको वही एक्सप्लेन मैंने किया है। ये देखिए आपका कैपिटल आ गया, कैपिटल मतलब अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल। ड्रॉइंग मतलब जब आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपका जो भी आपके पास थी धर्म पूंजी जो भी थी सारी बिजनेस में लगा दी, अभी आपको घर खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो आप वो कहां से लाएंगे, तो जो आप बिजनेस से विड्रॉ करेंगे उसे आप ड्रॉइंग बोलेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपका जो अमाउंट पेबल है, ये देखिए अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स और एसेट्स और एन अमाउंट पेबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अभी देखिए आगे आएगी इंटरनल लाइबिलिटी, जो इंटरनल लाइबिलिटी हमने डिस्कस किया था, ओनर जो बिजनेस को ओनर को पेमेंट करना, मतलब आपसी मामला उनका है, उसको आप इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। अभी आ गई आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब जो थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है उसे आप बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसको आप फर्दर क्लासिफाई कर दिया है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब विद इन 30 डेज, और ये आपका हो गया 12 महीने, ऐसा मान लीजिए आप, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आ गया एसेट, एसेट मतलब एनी सच टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट विच इज ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मालिकाना हक आपका है और फिर भविष्य में आपको एक्सपेक्टेड ऑफ एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, आपको भविष्य में उससे कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया एसेट्स को। देखिए करंट नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट आप ये कुछ काम का नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा आपके पास एक्सपेंडिचर करके रखा हुआ है, आपने अभी से कर दिया, जैसे जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, उसके आप ऊपर आप कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, उन डिस्काउंट्स को आप हाथों हाथ राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपको एक कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आपको कुछ ईयर्स के अंदर उसको राइट ऑफ करना होता है, उसे फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। उन फिक्टिशियस एसेट से उसका आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आपको जनरेट नहीं होता है। अभी ये देखिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया है, लिक्विड करंट एसेट्स, जो आपने ऊपर करंट एसेट्स देखे उसके अंदर वो सब कुछ आता है जो आप रेगुलरली विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड एसेट करंट एसेट आपका जो स्टॉक है, करंट एसेट में जो आपने स्टॉक इंक्लूड किया उसे आप एक्सक्लूड कर देते हैं लिक्विड करंट एसेट काउंट करने में। रीजन बीइंग वो क्या मानते हैं, कभी कभी क्या होता है मार्केट में सिचुएशन एडवर्स आ जाती है और आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ होता है उसे आप सेल आउट नहीं कर पाते हो, उसकी डिमांड कम हो जाती है या फिर प्राइस रिड्यूस हो जाती है और आप लॉस में बेचने का डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आप स्टॉक को निकाल दो, बचा हुआ कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, वो सब जो होते हैं वो आपके लिक्विड करंट एसेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब आ रही है रिसिप्ट, ये देखिए व्हेन मनी इज रिसीव्ड टू फॉर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपके पास बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके लिए आपको जो भी अमाउंट रिसीव किया जाता है उसे आप रिसिप्ट में कंसीडर करते हैं। देखिए फिर आ रहा है कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, मैंने बताया आपको रेवेन्यू मतलब डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी होती है वो, कैपिटल मतलब आपका कभी कभी। ठीक है, रिसिप्ट का पेमेंट उल्टा हो गया पेमेंट, अगर आपको कुछ भी पेमेंट बिजनेस में करना है तो आप उसे पेमेंट बोलते हैं। एक आ रहा है उसके अंदर, एक होता है रेवेन्यू नेचर का, दूसरा होता है आपका कैपिटल नेचर का। ठीक है, अभी वो क्लासिफाई कर रहे हैं फर्दर एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस मतलब कि वो सभी एक्टिविटी आपने की है जो सेल्स और परचेस के रिलेटेड है उसे आप एक्सपेंसेस बोलते हैं। अभी आ रहा है आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आपने जो जो सेल आउट किया
जो सेल्स की एक्टिविटी की वो जो ग्रोस अमाउंट आपने 2,000 रुपये रिसीव किए उसे आप रेवेन्यू बोलते हो। अगला सॉरी आ रहा है प्रॉफिट, मतलब कि जो हमने एग्जांपल लिया था 2,000 माइनस 1,000 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 जो भी था, मतलब कि आपने कोई सेल की एक्टिविटी की, उसमें से आपने परचेस रिड्यूस कर दिया, उसके बाद जो भी खर्चे थे वो सब माइनस करने के बाद आपका जो पॉजिटिव बैलेंस आया उसे आप प्रॉफिट बोलते हो। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो उसे आप लॉस बोलते हो। ठीक है, ये आगे आपका आगे सेल्स सेल्स की हम आगे मोस्टली डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। मोस्टली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में सेल्स होती है, जितनी ज्यादा सेल्स होती है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। सेल्स के बाद में इन्होंने डाल दिया है स्टॉक को, जो हमने डिस्कशन किया, आपको जो कस्टमर को सेल आउट करना है उसका आपके पास स्टॉक एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए। डेटर्स जो आप सेल्स कर रहे हो उसका पेमेंट आपको होता ऐसा नहीं होता कि तुरंत मिल जाता है, हो सकता है भविष्य में मिलने वाला हो, मतलब आपने जो सेल्स की वो क्रेडिट बेसिस पे की है। ठीक है, तो उन क्रेडिट बेसिस की सेल्स का पेमेंट जो फ्यूचर में मिलना होता है तो उसको आप डेटर्स बोलते हो। बिल रिसीवेबल इज एज गुड एज कुछ एक डॉक्यूमेंट्री नोट पे कोई एक आदमी लिख के देता है कि आपको मैं एक डिटरमाइंड डेट पे कुछ अमाउंट पे करूंगा, तो वो आपका हो गया बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अभी आपका ये रिसीवेबल आया। रिसीवेबल एक ब्रॉडर टर्म है जो सब कुछ इंक्लूड करता है, मतलब कि भविष्य में अगर आपको कुछ भी कहीं से भी मिलने वाला है उसे आप रिसीवेबल बोलते हो। रिसीवेबल में डेटर्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ डेटर्स ही नहीं आते। सपोज करो आपने किसी को बिना बात का कुछ पेमेंट कुछ अमाउंट पे किया था, उन्हें रिक्वायरमेंट थी, आपके कुछ रिलेटिव थे या फिर आपके कुछ बिजनेस के जो कनेक्शन थे, रिलेशनशिप थे, जो आपके रिलेटिव भी थे, हो सकता है आप जिनसे रेगुलरली माल परचेज करते हो, सपोज करो, तो उनको उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने आपसे पैसे मांगे, तो उन्होंने आपने आपने उनको पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो पेमेंट आपको वापस भी करेंगे ना, तो उसे बोलते हैं, वो सब सारी चीज जो भी आपको पेमेंट भविष्य में मिलने वाला है वो सारा रिसीवेबल में आता है। नेक्स्ट आ रहा है क्रेडिटर, जो आपने डेटर देखा उसी का अपोजिट क्रेडिटर होता है, मतलब आपने माल कुछ क्रेडिट में परचेज किया है और आपको उसका पेमेंट करना है भविष्य में। ठीक है, तो वो आपका होगा क्रेडिटर। यहाँ पे बिल पेबल आ रहा है, जैसे जिसे आपके पास बिल्स रिसीवेबल की मतलब एक अथॉरिटी थी एक फ्यूचर डेट पे पेमेंट रिसीव करने की, तो उसका अपोजिट मतलब अगर किसी को आपको पेमेंट करना है एक फ्यूचर डेट पे तो वो आपका हो गया बिल्स पेबल। अभी आपने ऊपर देखा रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल का ठीक अपोजिट हो रहा है आपका पेबल। सपोज करो आपको कुछ भी पेमेंट करना है फ्यूचर में, ठीक है, जिसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी है, आपको वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो सारी की सारी चीजें आती है पेबल में। इसके अंदर जैसे आपने ऊपर देखा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उसके साथ साथ में जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, जो लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए, जो बैंक से आप पैसा उठाते हो, उन सबको आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो उन सबको बोलते हैं आप पेबल्स। आगे आ रहा है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है सर? आपने जो भी माल परचेज किया है सेल आउट करने के लिए, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट इंकर की है उन सबको आप, मतलब आपने उसके वो गुड्स परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट पे किया है उसे आप कॉस्ट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, वाउचर, मैंने आपको बताया जो भी डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में होते हैं, जो आप यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनका डिसीजन लिया जाता है कि इन अकाउंट को इन एक्टिविटी को कहाँ क्लासीफाई करना है, उन सबको वाउचर्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डिस्काउंट। हमने डिस्कस किया इन डिटेल ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, अगर आप सेल्स कर रहे हो और आपको पेमेंट जल्दी चाहिए, आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ दिया तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोल रहे हो। ठीक है, फिर ये आ गया डेप्रीशिएशन। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया। डेप्रीशिएशन क्या होता है सर? जब आप बिजनेस में कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हो, सॉरी, तो जो आपकी परचेज कॉस्ट होती है उसके ऊपर वो सॉरी उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हमने जो लिमिटेशंस थी उसमें देखा कि जो अकाउंट्स है वो कभी भी मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करता है, वो जिस वैल्यू पे आपके एसेट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं हमेशा उन्हीं वैल्यूज पे चलता रहता है। ठीक है, मतलब मॉनेटरी टर्म जो मार्केट में चेंज हो चुके हैं उनको कंसीडर नहीं करता है। तो जो बिजनेस के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है कि जो असेट्स आपने एक बार परचेज कर ली, अभी आप उनका रेगुलरली यूज करते जा रहे हो, तो उसका ऊपर वो यूज करने से उनका जो है भाव है वो घटता जा रहा है। नॉर्मली देखो, आप सपोज करो आपने कोई गाड़ी परचेज की, सपोज 10 लाख रुपए की कार आपने परचेज की, अभी उसको आपने यूज करना शुरू कर दिया, चला रहे हो रेगुलरली, एक साल में 10,000 किलोमीटर चला दिया, अब आप उसको सेल करने जाओगे तो 10 लाख में थोड़ी बिकेगी। लेकिन सर आप बोले बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। सर प्रॉपर्टीज जो फिक्स असेट्स होते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, उनके भाव बढ़ते हैं। ये जो ऑटोमोबाइल्स मूवेबल आइटम्स जो होते हैं उनके भाव घटते हैं। ठीक है, तो अब आप उसको वापस सेल आउट करने जा रहे हो, सपोज करो उसको आपके 8 लाख ही मिल रहे हैं, तो जो 2 लाख का रुपया डिफरेंस आ रहा है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब कि आपने जो प्रॉपर्टी यूज की उसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो जो डिक्रीज हुआ पोर्शन उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। आगे आ रहा है सर बेड डेप्ट्स। सर एक ऐसा टर्म जो कोई भी नहीं चाहता उनके साथ हो। आपने किसी को गुड्स क्रेडिट में सेल आउट कर दिए, अब उस इंसान ने आपको पेमेंट नहीं किया, कोई भी सिचुएशन कंडीशन रीजन रहा होगा, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास तो पैसा नहीं आया। अगर वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है तो मतलब आपका पैसा डूब गया। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? डेटर्स पढ़े थे ना, मतलब जहां से आपको पैसे आने थे, तो ये उस डेटर्स का शॉर्ट निकाल लिया, डेट, इसको बोलते हैं डेप्ट। ठीक है, और वो अभी खराब हो चुका है, मतलब वो काम का नहीं बचा है, तो उसके आगे जोड़ दिया बैड, तो बेड डेप्ट्स। मतलब वो डेटर्स जो आपको पैसा नहीं देंगे, मतलब वो बुरे आदमी बन चुके हैं, तो उनको आप बोल रहे हो बेड डेप्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है सोलवेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिजनेस के अंदर, मतलब कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है मार्केट के अंदर, आपकी जो भी लाइबिलिटी पे ऑफ करने की क्षमता कितनी है। अगर वो ज्यादा है, अच्छी है, तो आपको सॉल्वेंट माना जाता है। कहने का मतलब अगर आपकी जो असेट्स, मैंने आपको बताया असेट्स आर अपोजिट ऑफ लाइबिलिटी, ये आपका ओनरशिप है। ठीक है, ये आपका हेडेक है। अच्छा कौन सा? ओनरशिप ही अच्छा ना। तो एसेट्स जितने ज्यादा होंगे लाइबिलिटी से उतना ही अच्छा होगा, और आपके अगर एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी से तो आप मतलब एक सॉल्वेंट पर्सन हो। अगर आपके लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से, मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है माल पे, सॉरी अपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की, मतलब आप इंसॉल्वेंट पर्सन हो चुके हो। तो गाइज ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है अकाउंट्स की, कुछ वर्ड्स है जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप
फर्दर प्रोसीड करेंगे अकाउंट्स के अंदर, तो इन्हीं सब वर्ड्स का यूज हमें करना रहेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपरली और समझ पाएंगे। आप अगर इन सब को, ये जो 25-30 वर्ड्स की डेफिनेशन लिखी, अगर आप इन सबको ना पढ़े, और जो मैंने आपको ये जो ड्राइंग कर करके बताए हैं ना, ये सब अगर आप इन सबको अगर माइंड में बिठा लेंगे ना, तो आपको पूरा वर्डिंग सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पूरा इतना घिसा, इतना किया है ना मैंने आपके साथ, ये सब अगर आप समझेंगे ना, तो आपको पूरा इजीली सब कुछ समझ में आएगा। तो गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल, अकाउंटिंग मेथड, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, फिर कुछ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू।